केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से विशेष बातचीत में छत्तीसगढ़ के कई अहम मसलों पर बातचीत की। रेणुका सिंह ने कहा, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अंबिकापुर में भी पहाड़ में लोग आकर बस रहे हैं, धर्मांतरण हम रोकेंगे, उसका तरीका अलग हो सकता है। आप आदिवासी समाज से भी आती हैं, केंद्र में आप मंत्री भी हैं। प्रदेश में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा छाया हुआ है। संविधान ये कहता है कि कोई आदमी किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई आदमी धर्म परिवर्तन करने के लिए भी स्वतंत्र है। आप लोग ये कहते हैं कि लालच देकर, प्रलोभन देकर बलपूर्वक धर्मांतरण कराया जाना गलत है। तो आप लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते और मीडिया के सामने, लोगों के सामने लाते कि देखिए इनका धर्म परिवर्तन बलपूर्वक किया गया या इनका धर्म परिवर्तन लालच देके इतने पैसे में गया। धर्म परिवर्तन के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर जिस तरह की सियासत राज्य में चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसमें तथ्यों के साथ आने की जरूरत है? लेकिन धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण हो रहा है, इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है। 19 जुलाई को सुकमा के एक एसपी का पत्र पूरे देश के लोगों ने देखा और मैं हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को उस पत्र को मैं भेजी भी थी। मैंने उनको पत्र भी लिखा था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को और अन्य वर्गों को भी हमें इस धर्मांतरण से बचाना होगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से इस प्रदेश में कांग्रेस आई है, धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। संविधान कहता है कर सकते हैं आप, संविधान के खिलाफ कैसे जाएंगे? देखिए, लोग अपने मन से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रलोभन देकर, भाई हमारे क्षेत्रों में भी कई ऐसे वाक्य हुए हैं जहाँ पर चंगाई के नाम पर, यानी आप बीमार हैं, आपको हम एक प्रेयर करके ठीक कर देंगे, आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं और आज हम लोग कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ दावे से कि प्रदेश की सरकार इसमें पूरी तरीके से लोगों को सह दे रही है। और एक जो सर्व आदिवासी समाज है, सर्व आदिवासी समाज में भी कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो हमारे आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो धर्मांतरण देखिए एक बहुत खतरनाक स्थिति पे पहुंच गया है। ये जो महामाया नगरी का जो आंचल है, एक महामाया पहाड़ में भी इसी प्रकार से कुछ आदिवासी लोग हैं जिनकी ज़मीनें भी कुछ ऐसे लोग खरीद रहे हैं और कुछ लोग उनको भी धर्मांतरण करा रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और तो मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तो लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप जहाँ पर हैं वहीं रहें, चाहे कोई भी सरकार हो, आपको चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, आपके लिए हर सरकारें संकल्पित हैं। आपकी पार्टी के एक नेता होते थे दिलीप सिंह जुदेव, उनके धर्मांतरण को रोकने का, वापस धर्म में लाने का तरीका अलग था। वो आदिवासियों के पांव धोकर उनको धर्म वापसी कराते थे। अभी कॉलर पकड़ के थाने में ले जाकर पादरी को मार के धर्म परिवर्तन रोका जा रहा है। कौन सा बेहतर तरीका था? देखिए, आज स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं आज कह सकती हूँ कि जुदेव जी शायद इस धरती पर अपने तरह के काम करने वाले, और उनका एक अलग व्यक्तित्व था, वो सबसे अलग थे। लेकिन आज उनके परिवार के लोग धर्मांतरण को उसी अंदाज में कर रहे हैं। जो रायपुर की घटना घटी, देखिए उसमें सरकार के लोगों का पीछे से हाथ था, उनके साथ भी ज्यादती हुई है और उनके ऊपर भी FIR हुआ है, जिसके लिए अभी 1-2 दिन पहले रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। मैं छत्तीसगढ़ में हम लोग धर्मांतरण नहीं होने देंगे और किसी भी आदिवासी को उसकी गरीबी और उसकी कमजोरी को बहाना बनाकर उनको बरगलाने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़ेगा करेंगे। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि डी पुरंदेश्वरी दक्षिण भारत से आती हैं, इसलिए उनको भाषा की दिक्कत है। उन्होंने चिंतन शिविर में थूकने की नहीं, फूकने की बात कही थी, लेकिन उनकी बात का गलत आशय निकाला गया। सवाल यह है कि आप पार्टी में डिफरेंट माने जाते थे, भाषाई संयम आप लोगों में काफी होता था। आपकी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ आती हैं दग्गुवती पुरंदेश्वरी और थूक के सरकार बहाने की बात कहती हैं। आप क्या इस बयान सहमत हैं? क्या ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? देखिए, जगदलपुर में 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चिंतन शिविर हुआ और 2 सितंबर को चिंतन शिविर समाप्त होने के बाद बस्तर संभाग के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनका एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में
हमारे प्रदेश की जो संगठन प्रभारी है डी पुरेंदेश्वरी जी ने बंद कमरे में कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से उत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और भूपेश सरकार को छत्तीसगढ़ में 2023 में उखाड़ फेंकने के लिए उनमें जो चेतना जगाने के लिए जो उन्होंने आह्वान किया। लोग ज़रूर कहते हैं कि उन्होंने थूकने की बात की, लेकिन वो थूकने की बात नहीं थी, उन्होंने फूकने की बात की कि फूक के उनको आप बहा सकते हैं। देखिए, हम जैसे मैं अभी आसाम गई थी, मणिपुर गई थी, नागालैंड गई थी, तो इतनी भाषा प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन मैं चूंकि उस विषय पे उनसे चर्चा करती रहती हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। कहा था पीछे मुड़ के, हाँ, पीछे मुड़ के कैसे फूकते हैं? हाँ, तो पीछे मुड़ के आप फूकें तो आप पीछे मुड़ के देखें तो सरकार बह जाएगी। तो ये देखिए, भाषाई प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इस प्रकार से कहा, इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में इस प्रकार की भाषा बोलना कोई गलत भी नहीं है कि आपके फूकने से भूपेश की कैबिनेट बह जाएगी, ये कोई गलत नहीं है। उनके कहने का सेंस बहुत अच्छा था, लेकिन उसको उड़ जाती है, जैसे कोई कागज का टुकड़ा है, अगर फूकेंगे तो उड़ेगी वो, बहेगी कैसे? मैंने आपसे कहा ना, मैं मणिपुर गई थी, तो मणिपुर की जो फर्स्ट क्लास अधिकारी थी वो मेरे साथ मणिपुर से लेकर मुझे नागालैंड छोड़ने गई थी, और नागालैंड से एक फर्स्ट क्लास अधिकारी मणिपुर तक आई थी, और उन लोगों ने एक पुरुष की तरह वो बात कर रही थी, मैं आऊँगा जाऊँगा। हाँ। तो वो तो पढ़ी लिखी फर्स्ट क्लास अधिकारी थी, आईएएस थी वो। तो अब मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पर भाषा प्रॉब्लम आती है वहाँ पर इस प्रकार की बातें निकल आती हैं, जिसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में इसको लेकर बहुत हंगामा मचाया, जो गलत है। सेंट्रल पुल में चावल खरीदी के मुद्दे पर रेणुका सिंह ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, केंद्र सरकार से लड़ाई करके सहमति नहीं बनाई जा सकती। हम सब विकास में राज्य सरकार के साथ हैं। मनमोहन सरकार से रमन सिंह का समन्वय था, इसलिए काम बेहतर होते थे, लेकिन इस सरकार का समन्वय नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो धान का पहाड़ खड़ा हो रहा है, क्या इसकी चिंता केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को है? जो बड़े पैमाने पर 90-95 लाख मीट्रिक टन समर्थन मूल्य में सरकार खरीद लेती है, केंद्र सहमति देती है जितना चावल लेने का उतना लेने से मना कर देती है। केंद्र कहती है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप किसानों को बोनस देंगे तो बाजार खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बोनस को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। तो क्या आपको लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ के 9 सांसद और तमाम मंत्री और तमाम विधायक बैठकर ये फैसला कर लें कि किसान के हित में सारे लोग एकजुट क्यों नहीं हो जाते? देखिए, जब से मैं सांसद बनी, मैंने कई बार चाहा, मैंने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से समन्वय की बात प्रेस के माध्यम से और कांग्रेस के विधायकों से भेजवाई कि हम सब उनके साथ बैठना चाहते हैं। हम भी इस प्रदेश के हैं, हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस विकास की यात्रा को हमने चालू किया था वो यात्रा रुके ना। जिन गरीब लोगों के लिए योजनाएं हमने चलाई थी वो योजनाएं चलती रहें, और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना बजट है, उस बजट का हिस्सा यहाँ की जनसंख्या के आधार पर और ज़रूरत के आधार पर आए। तो हम लोग हमेशा समन्वय की बात करते हैं। और रहा चावल खरीदने की बात, तो इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को कभी नहीं कहा है कि हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। सेंट्रल पूल में चावल लिया जाता है, केंद्र सरकार बिल्कुल लिया जाता है। तो 60 लाख मीट्रिक टन का प्रॉमिस करते हैं, आधा लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैंने तो ये महसूस किया है कि हमारे इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक स्वभाव बन चुका है केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, और उनकी वजह से हमारे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं इस बात को कहूँगी कि जब देश में 2004 से लेकर 14 तक यानी 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब हमारे यहाँ पर कोई पैसे की कमी नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में एक समन्वय था, और कांग्रेस की सरकार ने कई पुरस्कार, चाहे कृषि का क्षेत्र हो या तो फिर विकास का क्षेत्र हो, 2011-12 में एक अच्छे वित्त प्रबंधन का पुरस्कार भी हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला। तो जब दो सरकारों में समन्वय होता है तो
तो कहीं भी किसी सरकार को दिक्कत नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में हार पर रेणुका सिंह ने खुलकर बात की। उन्होंने बीजेपी की हार के लिए कांग्रेस नेताओं के सीएम पद पर प्रोजेक्शन को जिम्मेदार ठहराया और कहा, लोगों ने सरगुजा में टीएस सिंहदेव को, बिलासपुर संभाग में महंत को, दुर्ग संभाग में भूपेश बघेल को और साहू समाज ने ताम्रध्वज साहू को सीएम बनाने के लिए वोट दिया। इस रणनीति की वजह से बीजेपी हार गई। 2023 के लिए बीजेपी ने फिलहाल कोई चेहरा तय नहीं किया है। चुनाव आते आते बैठकों कर पार्टी इस पर भी निर्णय ले लेगी। आप कह रही हैं कि आदिवासियों के लिए आपकी सरकार जो 15 साल तक रही उसने काफी कुछ किया है, आप केंद्र सरकार की चीजें बता रही हैं। फिर ऐसा क्या हुआ 2018 के चुनाव में कि तमाम आदिवासी सीटों में से एक दंतेवाड़ा आपके पास थी, अब वो भी नहीं है? क्या कारण था कि विश्वास जो आदिवासियों का है वो बीजेपी से निकल करके कांग्रेस के पास चला गया? बहुत साफ जवाब है। 15 साल हमारी सरकार थी। 5 साल के बाद जो दूसरी बार हमें जनादेश मिला वो काम के आधार पर मिला। 2013 में जब हमें तीसरी बार जनादेश मिला वो विश्वास पर मिला और 2018 में जनता ने हमें सत्ता से बाहर किया। वो पूरे देश को पता है कि एक झूठ के आधार पर, एक छलावे के आधार पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के 36 जन घोषणा पत्र पर विश्वास किया। और हम इस बात को जानते हैं, ये मैं नहीं कहती हूँ, कांग्रेस के नेता कहते हैं। मैं कांग्रेसियों के मुंह से सुनी हूँ कि ये जो सरगुजा संभाग है जहाँ 14 सीटें हैं, हमारे सरगुजा महाराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। सरगुजा संभाग की 14 सीटें उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने दिया। जो बिलासपुर संभाग है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर सम्मानीय चरणदास महंत जी भी मुख्यमंत्री का एक चेहरा थे। बिलासपुर संभाग उनके नाम पर चला गया। और इसी तरह इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जो साहू समाज के लोग रहते हैं उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था। लेकिन ताम्रध्वज साहू जी भी एक चेहरा थे और प्रदेश के तत्कालीन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा थे। तो ये पहला प्रदेश था राजनीति में, एक ऐसा भी इतिहास बना जहां एक कुर्सी और 4 चेहरे थे। और इन 4 चेहरों के कारण छत्तीसगढ़ में सभी समुदाय के लोगों ने, हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। आपको टोक रहा हूं मैडम, आप लोग। और आज मैं कह सकती हूं कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की 2.5 करोड़ से भी अधिक जनता इस बात के पश्चाताप में है। कितना अनुकूल है आप अपने बयान को लेकर के कि एक तरफ आप कहती हैं कि जन घोषणा पत्र के झूठ पर जनता ने भरोसा कर लिया और जिन्होंने जन घोषणा पत्र के लिए प्रदेश में लोगों से मुलाकात की, आप उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। जिस समय कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तब आप लोग कह रहे थे कि ये बिना दूल्हे की बारात है और हमारे पास रमन सिंह का चेहरा है। आज आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ये कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या बिना दूल्हे की बारात आप लोग भी निकालेंगे जिससे फायदा कांग्रेस को जो मिला वो आपको मिल जाए? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आप सब जानते हैं कि ये बहुत अनुशासित पार्टी है। मैं कह सकती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान जितना सख्त है, हमारी पार्टी का संविधान भी उतना सख्त है। और हमारी पार्टी में कई प्रकार के मोर्चा है, प्रकोष्ठ हैं। हम उनके माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से आम जनता के लिए काम करते हैं। हमारा मूल मंत्र चरैवेति है, अंत्योदय है और इस मूल भाव के आधार पर हम काम करते हैं। हमारी पार्टी में हम अकेले निर्णय नहीं लेते हैं, कोई जिला बॉडी या प्रदेश बॉडी निर्णय नहीं लेती। और जो राष्ट्रीय संगठन है वहाँ पर भी एक संसदीय टीम है। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रीय टीम निर्णय लेती है। और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होगा
मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये आने वाले समय में हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो तय करेंगे।